हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 22 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल 4 आर्टिकल मैंने लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल निसार सैटेलाइट लॉन्च के ऊपर बात करता है, जो नासा और इसरो के कोलैबोरेशन से लॉन्च होने जा रही है। ये जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होती है आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, क्या होती है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में इस सैटेलाइट को डाला जाएगा, कौन से व्हीकल का यूज़ किया जाएगा वो मैं आपको समझाऊंगा, कब ये लॉन्च होगा वो सारी डिटेल दूंगा। फिर आपको एक स्टेप फर्दर जाके इस सैटेलाइट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो मैं समझाऊंगा, किस तरीके से, क्योंकि अगर कोई सैटेलाइट स्पेस में डाली जा रही दैट मीन्स कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा, उस ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करके आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, GS3 2016 में आया हुआ है। इंडिया की अचीवमेंट स्पेस और टेक में पूछा गया था, और एप्लीकेशंस का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको समझाऊंगा इस आर्टिकल के रेफरेंस में कैसे आप इस क्वेश्चंस का सोल्यूशन दे सकते हैं। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के आपको मैं दिखाऊंगा, एक तरीके से आंसर समझ लीजिए मैं आपके लिए फ्रेम करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से PYQ प्रीलिम्स में इससे कनेक्टेड काफ़ी सवाल आए हुए हैं। आप नेट पे नॉर्मल भी डाल सकते हैं, स्पेस कनेक्टेड सवाल तो आपको दिख जाएंगे, राइट। क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपको सब्जेक्टिव लेवल पे सवाल दिखते हैं, ज्योग्राफी के दिखते हैं, फिर आपको साइंस के दिखते हैं, फिर आपको सवाल दिखेंगे कि लोग जो इकोनॉमिक्स के दिख रहे हैं, हिस्ट्री के, ऐसे। लेकिन कभी ये आपने देखा होगी नहीं, स्पीशीज़ बेस्ड सवाल, एग्जैक्टली कभी स्पेस बेस्ड सवाल के लिए आपको चीज़ें नहीं दिखती होंगी। ठीक है, एग्रीकल्चर को कंबाइन कर देते हैं ज्योग्राफी के साथ, तो इस तरीके से ब्रॉड होता है। लेकिन अभी इसी के बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज, जो अभी तक मैंने आपको नहीं डिस्क्लोज किया था। इट वाज ऑलरेडी इन फ्लो, लेकिन आई वाज वेटिंग कि आपको ये सारी चीज़ें मैं एक समय के बाद बताऊं, जिससे आप कनेक्टिंग फील कर सकें। ठीक है, आपके लिए मतलब फॉर अ मोमेंट आपको देख के वो चीज़ समझ में आएगी, जब आप सुनेंगे तो आपको एक रिलेट कर पाएंगे कि वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। आप वेट करिए, इस आर्टिकल को समझाने के बाद मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक के ऊपर। मैं आपको समझाऊंगा क्या ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक होता है, उसका इंडिया पे किस तरीके से इम्पैक्ट है। फिर मैं समझाऊंगा ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वो कैसे अर्थक्वेक को ट्रिगर करता है। फिर मैं समझाऊंगा किस तरीके से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे डैम्स का, रिजर्वायर का बनना। जैसे मैं डैम्स बोलूँ, रिजर्वायर बोलूँ, आपके दिमाग में तुरंत जो भी रिसेंट में मैंने 3-4 डिस्कस किए थे, क्या किए थे दिमाग में डालिए। एक तो मैंने पल्लावरम प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन किया था, फिर आपको श्री साइलम प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस किया था, इंदिरापुरी रिजर्वायर के ऊपर डिस्कशन किया था, सोन रिवर में बना है। फिर मैंने आपको किलेरू लेक के ऊपर डिस्कशन किया था, जो 2023 में सवाल आया हुआ था। मैं कनेक्टिंग लेके चलता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें मुश्किल ना हो, आप कनेक्ट कर सको। ठीक है, एक जहाँ बैठो लेकिन आपकी आंखें एकदम मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में चले। उसी से एग्जैक्टली कनेक्टेड जो क्वेश्चन आया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अपीयर्स टू हैव इंक्रीज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बिल्कुल इंक्रीज हो रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इस आर्टिकल से कनेक्टेड जो पॉइंट्स हैं उसका यूज़ करके आप इस आंसर को दे सकते हैं कि कैसे इंक्रीज हो रखा है। पहला पार्ट ये है क्वेश्चन का। फिर है कि इंडिया की प्रिपरेशन कैसी है, जो इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इंडिया की प्रिपरेशन कितनी है कि इस अर्थक्वेक के इम्पैक्ट में वो अच्छे तरीके से काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है तो क्या गैप है। ऐसा तो है नहीं कर नहीं रही है, बट अगर जो कर रही है उसमें गैप कितना है, तो वो मैं गैप समझाऊंगा आपको एक तरीके से, और इसके आपके वेरियस एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यूएस ईरान इजराइल टेंशन के ऊपर। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलेवेंट है। मैं आपको समझाऊंगा इंडिया का रोल किस तरीके से बहुत ही क्रिटिकल हो रखा है। रिसेंट टाइम में बहुत सारे इसके ऊपर आर्टिकल्स आए हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप में जाने के अगर आप कंटिन्यूसली सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ जाने का पॉइंट नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। आज के समय में जैसी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो रखी है, उसमें बस आप एक दिमाग में रखो कैसे कैसे सारी कंट्रीज काम कर रही हैं। लास्ट आर्टिकल बात करता है राइट टू वोट के ऊपर। अगेन इससे कनेक्टेड आई थिंक 26 जून को मैंने राइट टू वोट के ऊपर, वोटिंग के ऊपर, वोटिंग राइट के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया था। आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी ये नहीं कहता नहीं आप वीडियो देखो, ये करो वो करो। आप नॉर्मल PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप उसमें
मतलब 3-4 आर्टिकल ऐसे हैं जहाँ पे आपका बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिजर्व रिवीजन जो हो रहा था उसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, क्या है कैसे है। फिर उसी से कनेक्ट करके आपको मैंने ये भी समझाया था कि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, या फिर वो एक आपका स्टैट्यूटरी राइट है, या फिर फंडामेंटल राइट है, क्या इस पे कॉन्ट्रडिक्शन है, सारी चीज़ें समझाई थी। आप एक बार उसे देख सकते हैं, इसका मैं वर्बल एक्सप्लेनेशन दूंगा, बहुत डिटेल में इसके जाने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है, निसार सैटेलाइट लॉन्च। अब आपको ये ध्यान रखना है ये किसके बीच में हुआ है, नासा एंड इसरो। अक्सर पेपर में यहाँ पे रिप्लेस करके दे देंगे यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन और इसरो के बीच में, गलत हो जाएगा। नासा इसरो को रिप्लेस कर देंगे यूरोपियन से, फ्रांस से, अमेरिका, कहीं से भी रिप्लेस कर देंगे, और वो गलत, क्योंकि अक्सर यूपीएससी की हैबिट है वो इस तरीके से गलत करता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी क्वेश्चन भी थार्ड के ऊपर आया हुआ था, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम से कनेक्टेड। तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि भाई साहब ये थार्ड क्या है, टर्मिनल ऑल्टीट्यूड डिफेंस को लेकर के सवाल था कि कैसे ये एक सैटेलाइट है या फिर डिफेंस सिस्टम है, किस तरीके से हेल्पफुल होगा, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ था, ठीक है। तो निसार के भी हाई चांसेस हैं पूछने के कि किसके किसके बीच में है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो अगेन ये लॉन्च कब हुआ, 30 जुलाई 5:40 को ये लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब ये ध्यान रखिए रॉकेट कौन सी यूज होगी, GSLV F-16। GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस लाइट व्हीकल जो है उसका यूज किया जाएगा। एक होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, एक होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ये लाइट मैंने बोला लॉन्च हाइट्स। तो ये सब क्या होते हैं, एक तरीके से प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जिसके सहारे एक सैटेलाइट को लॉन्च कर, एक रॉकेट टाइप समझिए आप इसको। क्योंकि अगर एक मान लो ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आपको आसमान में भेजना है, तो भेजने के लिए पुश चाहिए होगा। तो ये सारे व्हीकल्स होते हैं, एक तरीके से कार होती है जो वो हवा में जाती है और जा करके वहाँ पे अपना जो भी प्रोडक्ट इनको डिप्लॉय करना होता है कर देते हो। प्रोडक्ट में क्या ही डिप्लॉय करेगी, सैटेलाइट्स ही होते हैं जो डिप्लॉय करने होते हैं। तो ये इसका मेन पॉइंट है। अब आपको मैं ये समझाऊंगा क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, किस किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है। इसकी ऑर्बिट जो होगी 743 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होगी, इतने इंक्लाइनेशन पे होगी। अगेन बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल आपको दिमाग में नहीं रखनी है, ये रिलेवेंट इसलिए क्योंकि ये एक तरीके से पहला है, ये इंडिया में भी पहला कहा जा रहा है और ये वर्ल्ड लेवल पे भी कहीं ना कहीं बहुत ही यूनिक है अपने आप में। तो आपको वो चीज़ें कैसे हैं अब आपको समझ में आएंगी। बेनिफिट समझते हैं क्या क्या इसके की बेनिफिट्स होंगे। अगर ये प्रॉपर सक्सेसफुली लॉन्च हो जाती है, डिप्लॉय हो जाती है, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत मदद करेगी। अब सैटेलाइट एक कैमरे की तरह ही होती है, ऊपर से मॉनिटर करती है, क्या क्या करेगी, इससे हम अर्थक्वेक को डिटेक्ट कर पाएंगे, लैंडस्लाइड्स जो होती हैं उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। अब लैंडस्लाइड का देखो एग्जांपल, अभी आपको रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक लैंडस्लाइड जो कहा जा रहा था जहाँ पे नेपाल और चाइना के जो फ्रेंडली ब्रिज था वो पूरी तरीके से टूट गया था। फिर मैंने आपको समझाया था क्या क्या रिवर थी, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कौन सी रिवर, त्रिशूली रिवर थी या कोई दूसरी रिवर थी, आपके दिमाग में तुरंत वो चीज़ एकदम हिट होनी चाहिए ऑन स्पॉट। फ्लड हुए थे, किस तरीके से कितने लोगों की डेथ हुई थी, या फिर किस तरीके से उसका इम्पैक्ट हुआ था, फिर क्या रिस्पॉन्स हमारे पास था कि नहीं था, क्यों नहीं हो पा रहा था, क्या गैप था, डिजास्टर मॉनिटरिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, क्यों, क्योंकि हमारे पास डेटा अगेन अच्छा नहीं था, हमारे पास मतलब नेपाल के पास उस समय नहीं था। तो ये मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था उस समय चीज़ों को। बट अगर ये सैटेलाइट डिप्लॉय हो जाएगी तो हमारा जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट पावर का यूज़ करंट में कर रहे हैं। हम लोग जितनी छोटे आइलैंड नेशन है, जैसे कल के आर्टिकल में बताया मालदीव में विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की होगी, वहाँ पे मालदीव के इंडिपेंडेंस डे पे वो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास जितने भी आइलैंड के नेशंस हैं ये बहुत ही प्रोन होते हैं डिजास्टर के, फ्लड के, लेकिन अगर हमारे पास एक अच्छी खासी सैटेलाइट होगी और कहीं डिजास्टर आने वाली है तो अगर पहले से हम बता देंगे कि भैया आने वाली है, बच जाओ, बचने के लिए हम उनको एक सपोर्ट भी दे दें। और सपोर्ट देने के लिए क्या है हमारे पास, कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके से कोलिशन है कंट्रीज का, जहां पे ऐसी टेक्नोलॉजी से R&D का डिस्कशन होता है जो कि डिजास्टर रिजिलियंट होती हैं। हमने इसमें रिसेंटली किसको एडमिट किया, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को इंक्लूड किया था। तो अगर इसी तरीके से हमने आसपास के जो छोटी कंट्रीज हैं उनको हमने सपोर्ट दिया और इस तरीके से कहीं ना कहीं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अच्छा होगा।
और जब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अच्छा होता है तो हमारे रिलेशन बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे हो जाते हैं। रशिया को दुनिया भर में किस तरीके से बोला जाता है, बट कहीं ना कहीं जब रशियंस का एक एक बोलते हैं ना इम्पैक्ट देखा जाए हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो बहुत ही डीप और पॉजिटिव है। लोगों के मन में रशियन सुन के हाँ भाई काफ़ी ना बहुत एक अच्छी वाइब आती है हमारे दिमाग में कि नहीं दे हैव हेल्प्ड अस। तो क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं वॉर में उतर गए थे सारी चीज़ें, बट स्टिल उनका इम्पैक्ट किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो सेम चीज़ इंडिया भी कर सकता है दूसरी स्मॉल नेशंस के साथ। उसमें किस तरीके से सैटेलाइट मदद करेगी वो भी मैंने आपको समझा दिया। देखिए मैं आपको जियोपॉलिटिक्स भी इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ, केवल साइंस एंड टेक तक रोका नहीं है मैंने। नेक्स्ट क्लाइमेट मॉनिटरिंग अच्छी होगी, ग्लेशियर मेल्टिंग हमें पता चलती रहेगी, आइस में सी आइस चेंजेस हैं वो पता चलेंगे। वेजिटेशन की हेल्थ आपको पता है इस समय किस तरीके से बहुत ज़्यादा आप हीट स्ट्रोक्स या हीट वेव्स के जो इंसिडेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट वेजिटेशन पे भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग से किस तरीके से वेजिटेशन पे इम्पैक्ट होता है वो सारी चीज़ें हम मॉनिटर कर पाएंगे। एग्रीकल्चर वाटर पे भी होगा, मैपिंग कर पाएंगे हम, सॉइल की जो नमी होती है मॉइस्चर उसको भी हम पता कर पाएंगे, क्रॉप की कंडीशन समझ पाएंगे, वाटर रिसोर्सेज जो हैं उसका हमें आइडिया लग पाएगा कि हमारे पास एक्चुअल में कितने वाटर रिसोर्सेज हैं। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग कर पाएंगे, हम लोग पता कर पाएंगे कि भाई ऊपर से ये मान लो सैटेलाइट है, ये ग्राउंड है, अगर यहाँ पे बिल्डिंग बनी, अगर इसका हल्का सा इंक्लाइनेशन ऐसे से ऐसे हो गई तो हमें आइडिया लग जाएगा हाँ ये हट रही, मतलब नीचे कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। तो हम लोग कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन पता करके कोई भी जो ट्रेजेडी जनरली होती है उन ट्रेजेडी से बच सकते हैं और बचाया जा सकता है अपने जो दूसरे कंट्रीज जिनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च करने में बहुत मददगार होगा, मदद करेगा टेक्टोनिक मोशन में, इकोसिस्टम, ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंजेस में बहुत ज़्यादा मदद। ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, सेफ्टी और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी होगी इस सैटेलाइट लॉन्च के बाद। कौन सी सैटेलाइट? निसार सैटेलाइट लॉन्च के बाद। अब देखते हैं कि निसार सैटेलाइट में ऐसा लगाया क्या हुआ है कि भाई साहब ये सब मॉनिटरिंग कर लेगी। तो उसमें दो टाइप के आप समझ लो ड्यूल फ्रीक्वेंसी है जिसे सार फ्रीक्वेंसी कही जाती है। वो कौन कौन सी है? एक एल बैंड है, एक एस बैंड है। इसको ऐसे समझिए कि दो टाइप के इन्होंने डिटेक्टर लगा रखे हैं, दो टाइप की मशीन, एक मशीन ए है एक मशीन बी है। ए है वो ए कुछ काम करिए, जैसे बोलते हैं कैमरे का काम क्या है फोटो खींचना, बी का काम क्या है वो साउंड को ग्रैस्प करना। सिर्फ मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, जैसे मोबाइल होता है ना उसमें ए क्या करता है, कैमरा है तो कैमरा फोटो खींच रहा है, कैमरा ऑडियो तो नहीं रिकॉर्ड करता ना, अब बी क्या कर रहा है वो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। उसी तरीके से ये एल बैंड एस बैंड, एल बैंड है और एस बैंड है। अब मैं आपको बताता हूँ एल बैंड के फीचर क्या क्या है। पहली बात तो एल बैंड में लॉन्गर वेवलेंथ होती है, लॉन्गर वेवलेंथ होने की वजह से बहुत ही डीपली पेनिट्रेट कर जाती हैं ये जो वेवलेंथ होती हैं। अब लॉन्गर वेवलेंथ मतलब क्या है, ये बहुत ऐसे ऐसे वेवलेंथ होती हैं, ठीक है, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। इसी से कनेक्टेड सवाल अगेन क्या है, जो सनरेज होती हैं वो शॉर्ट वेव्स में आती हैं कि लॉन्ग वेव्स में आती हैं। 2023 में सवाल आया था इसी के ऊपर, 24 में भी था कनेक्टेड, कि जो सन की रेज होती हैं वो शॉर्ट वेव्स में आती हैं, लेकिन जब रिटर्न होती हैं वो लॉन्ग में होती हैं कि शॉर्ट में होती है। रिप्लेस करके दिया था तो वो लॉन्ग में होती हैं, वहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया था। और लॉन्ग वेव्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं हीटिंग के लिए अर्थ की, या शॉर्ट वेव होती हैं। तो आपका जवाब होगा लॉन्ग वेव्स जो होती हैं उसकी वजह से हीटिंग होती है, शॉर्ट वेव्स की वजह से नहीं होती है हीटिंग। शॉर्ट वेव्स पेनिट्रेट कर जाती हैं बहुत एटमॉस्फेयर में, लेकिन यहाँ पे जो एल बैंड है ये लॉन्गर वेवलेंथ है और ये फॉरेस्ट के डीप में पेनिट्रेट कर जाती हैं, आइस में, सॉइल में। तो इसका कहीं ना कहीं ये कहते हैं इसकी जो डिटेक्शन है ग्राउंड मूवमेंट में बहुत अच्छा है, लैंडस्लाइड और रूट ऑफ ट्रीज में इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। एस बैंड जो इसरो ने, अगेन जो एल बैंड है वो नासा ने बनाया, अक्सर बोल सकते हैं एल बैंड इसरो ने बनाया, ठीक है। तो जो एस बैंड है इसरो ने बनाया उसमें क्या, वो शॉर्टर वेवलेंथ है। ये किस लिए यूज होता है, इसमें सरफेस डिटेल अच्छी आ सकती है। ऐसे समझो, ये मान लो सैटेलाइट है, एक एल बैंड है, एल बैंड क्या कर रही है, यहाँ पे ट्रीज है, ट्रीज के अंदर पेनिट्रेट करके धीरे धीरे जाकर क्या कर रही है, पता कर रही है हाँ यहाँ आइस है, सॉइल है, या किस तरीके से लैंडस्लाइड या मूवमेंट हो रहा है। एस बैंड क्या कर रहा है, यहाँ ये बेयर ग्राउंड है, यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहा है एस बैंड, किस तरीके से देख रहा है सरफेस पे कैसे डिटेल है यहाँ पे। तो ये क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए मदद करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मदद करेगा, जो स्मॉल सरफेस चेंजेस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मदद करेगा। आप ये समझिए एक्सरे क्या काम करता है, एक्सरे हड्डियों को देखता है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में एक सरफेस डिटेल हो जाती है ना, तो वो डीप इनसाइड नहीं जाता। अल्ट्रासाउंड में कभी देखा है आपने कि आपकी हड्डियां दिख रही, नहीं। तो एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड टुगेदर इस तरीके से आप समझ सकते हो, लेकिन दोनों कंबाइन कर दिया जाए तो हमें एक फुल पिक्चर मिलेगी। सेम उसी तरीके से यहाँ भी है, एल बैंड और एस बैंड को कंबाइन करके जो हम डेटा देंगे दैट विल बी वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है। अब एक सिंपल बहुत ही आसान सी भाषा में समझाऊंगा बिना टेक्निकल गए हुए। मान समझो ये एक क्या है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। ये बीच में क्या है, इक्वेटर है, अभी के लिए समझो। तो होता क्या है, मान लो सैटेलाइट है, अगर ये इक्वेटर के अराउंड ऐसे ऐसे कोई चीज़ घूम रही है इक्वेटर के उसमें, तो उसे हम लोग कहते हैं भाई एक धरती के साथ साथ जा रहा है। लेकिन अगर कोई ये किस तरीके से जो पोल है नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाके फिर उल्टा उधर से घूम करके फिर ऐसे कोई चीज़ घूमे, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे सन सिंक्रोनस का काम आ जाता है। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ऐसी होती है, इसको पोलर ऑर्बिट भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसके एक मेन फीचर ये होता है कि ये अर्थ में सेम पार्ट पे सेम टाइम पे आती है। कैसे, मान लो ये एक अर्थ पे पॉइंट है, ठीक है, मान लो बज रहा है 11 बजे, तो अगले दिन 11 बजे वो यहीं पे मिलेगी। क्योंकि उसके बाद 12 बजे क्या यहाँ पे मिलेगी, आंसर इज नहीं। 12 बजे कहाँ मिलेगी, यहाँ कहीं मिलेगी। फिर अगले दिन 12 बजे कहाँ मिलेगी, फिर यहीं पे मिलेगी। तो पॉइंट ये है कि ये जो ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होती हैं वो सेम पार्ट जो अर्थ होता है और सेम लोकल सोलर टाइम पे वो पास करती हैं। तो आप ये कह सकते हो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ये ऐसे रोटेट करती हैं। ये इक्वेटर से नहीं गोल गोल रोटेट करती, ये ऊपर से नीचे रोटेट करती हैं। और जियो जो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है ये क्या होता है, ये इक्वेटर के साथ होती है कहीं ना कहीं। अभी के लिए ऐसे समझो आप लोग, ठीक है। मतलब अर्थ के एक पॉइंट पे फिक्स होती है। मान लो अगर ये अफ्रीका का रीजन है और इसके ऊपर ये एक सैटेलाइट यहाँ पे बना दी है, तो यस इंस्टॉल कर दिए, तो ये इसी पॉइंट पे ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। ऐसा नहीं होगा, अगर ये 11 बजे यहाँ पे है तो 12 बजे भी यहीं पे मिलेगी, आपको 1 बजे भी यहीं मिलेगी, वो एज इट इज़ वहीं पे रहती है, ठीक है। उसका क्या यूज़ होता है, रीजनल वेदर सिस्टम कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज़ होता है। और ये जो होती हैं, जो आपका सन सिंक्रोनस होती हैं, उनको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, पूरे अर्थ की एक एक लोकेशन पे एक सर्टेन टाइम पे पहुंचती हैं और उसके हमें एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है, राइट। आई होप आपको एक प्रॉपर चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में एक बार दोबारा सुनिएगा। सन सिंक्रोनस मतलब ही यही है कि पोलर ऑर्बिट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल सीधे सीधे चल रही है, ठीक है। एग्जैक्ट सीधी नहीं होती, इंक्लाइनेशन कुछ होता है, बट स्टिल अभी के लिए सीधा समझो। और इसको ऐसे समझो, वो इस तरीके से गोल गोल घूम रही है, इस तरीके से गोल गोल घूम रही है। जो ऐसे घूम रही है, अब धरती क्या है, धरती हमारी घूम रही है इधर से, अगर धरती इस डायरेक्शन में घूम रही है तो उसी डायरेक्शन में आपका जियो स्टेशनरी भी जाएगी। आई होप आपको इसका पूरा आइडिया लग गया होगा। अब हम देखते हैं इससे कनेक्टेड सवाल। अब आपको जो पोर्टल दिख रहा है यही पोर्टल है जो आपको अब से जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीलिम्स के मैं आपके टेलीग्राम पे डालता हूँ, कई सजेशंस मेरे पास आए, तो अब से नीचे मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगा वेबसाइट का, और वो अपनी ही वेबसाइट होगी battleias.com। वहाँ पे आप जा कर के फ्री टेस्ट सेक्शन होगा और उस जहाँ पे जाके आप डेली जो हिंदू समरी आपको मैं समझाता हूँ उसको आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश बायलिंगुअल दोनों होगा, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ, ये जो आपके सामने स्नैप दिख रहा है ये अपनी ही वेबसाइट का है, अपनी ही ऐप का है। आपको मैं थोड़ी सी एक शॉर्ट डिटेल इसके बारे में देता हूँ। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 2018 का सवाल है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था, विद रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग। IRNS हैज 3 सैटेलाइट इन जियोस्टेशनरी, 4 सैटेलाइट्स इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। इट कवर्स एंटायर कोस्ट अबाउट, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिडिल ऑफ 2019। तो इसमें पूछा गया क्या इसमें राइट है, तो उसका वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन ये जो चीज़ बोल रहे हैं, जो मैंने आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट समझाया आपको वो समझना है, ठीक है। क्वेश्चन उसी से कनेक्टेड आया हुआ था, राइट। अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने जाऊंगा तो बहुत ही डिटेल हो जाएगी, 3 सैटेलाइट बताओ क्या बताओ। इसके लिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर यूपीएससी के पैटर्न को आप समझेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले बताया, जब लिखे एंटायर, कंप्लीट, टोटल या फिर सब कुछ अपना, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये पैटर्न गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। इसी से कनेक्टेड एक और सवाल आपको याद होगा, पूछा गया था यूरोपियन यूनियन के ऊपर, जहाँ पे लिखा था यूरोपियन यूनियन जो है इस तरह का डेवलपमेंट कर रही कि बाय 2050 वो सब कुछ अपना खुद का कर लेंगी। तो आप देखिए क्वेश्चन अलग है, सिलेबस अलग है, थीम अलग है, लेकिन टोन सेम है। वहाँ पे भी यही लिखा था, यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैंने समझाया भी था अभी। तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। यूपीएससी सीरीज़ जब मैं आपको वीडियो में, वो सब फ्री रहेगा, ठीक है। जब मैं आपको समझाऊंगा तो वहाँ पे आपको चीज़ें डिस्कस करूँगा कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत ही स्टैटिक फॉर्म था। अगर इसका एक्सप्लेनेशन अब मैं आपको समझाने पे आऊँ तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे जो प्रोवाइड हुआ है, कैसे एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे 1 by 1 क्या है। IRNS हैज 3 सैटेलाइट्स, ठीक है। कॉन्स्टलेशन क्या है सैटेलाइट का, 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, वो बताया क्या होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। फिर
ये गलत है तो गलत क्यों है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। और ये जो स्टेटमेंट लिखा है, हर एक स्टेटमेंट को एनालिसिस आपको इस क्वेश्चन में मिल रहा है, आप पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है, आपको मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आपको इसमें ये दिखेगा कि वाई दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, ये भी रिलेवेंट होता है, ठीक है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे इस जो क्वेश्चन था इसके आंसर के लिए कुछ की हेडिंग्स हैं। पहला एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं वीडियो जो बनाता हूँ वो भी इसी तरीके से सीरीज में बनाता हूँ, एक्सप्लेनेशन क्या है। दूसरा, क्वेश्चन पूछा क्यों गया, मतलब यही तो होती है लेंथ और ब्रेथ ऑफ एनालाइजिंग PYQs, व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। फिर होता है व्हाई अदर्स आर, मतलब ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों, हमें ये नहीं पता चलता ना। तो आप नोटिस करिए यहाँ पे ये भी लिखा है व्हाई अदर्स आर करेक्ट। फिर होता है सोर्स क्या है इसका, है नहीं। तो टॉपिक भी अक्सर होता है, क्वेश्चन होता है, हमें ये नहीं पता सब्जेक्ट क्या थी भैया इसकी, अक्सर इतना ज़्यादा मिसलेनियस बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड किया है मैंने, कौन से सेक्शन से था, साइंस एंड टेक से था, कहाँ से था क्वेश्चन, PIB अपडेट्स आया था। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिए, सोर्सेज ये मत सोचिए बस एक सोर्स होगा जहाँ से अपडेट होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अपना एक सोर्स बनाइए, उस पर स्टिक रहिए और उसको आप अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट चीज़ आती है वो है ऑप्टिमिज्म देखना, मतलब पॉजिटिव साइड। इससे कनेक्टेड कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने होंगे, तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। डिफरेंस बताइए आपका जियो ऑर्बिट में, GSO ऑर्बिट में, म्यू ऑर्बिट में, लियो ऑर्बिट में। अब ये सब क्या होती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, तो ये सारी की सारी ऑर्बिट से आपको पढ़नी होंगी, इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं सवाल। एप्लीकेशन ऑफ नाविक इन ट्रांसपोर्टेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब क्या देख रहे हैं, ये पैटर्न में आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड हो रखी है। अब ये है क्या, ये सारे मैंने आपको फीचर्स समझा दिए। अब मैं आपको बताता हूँ इस थोड़ी टेस्ट सीरीज़ के बारे में, ठीक है। ये हिंदी में ही मिलेगी आपको, ऐसा नहीं केवल इंग्लिश में है। यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे ये व्यू वाला सेक्शन, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको हिंदी में स्विच कर सकते हैं। आपको हिंदी में मैंने प्रोवाइड क्या है, ये टॉपिक है कि डिस्कस द इंडियाज अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ स्पेस टेक, हाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक हैज़ हेल्प्ड इंडिया इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें पहला पार्ट है कि इंडिया की अचीवमेंट स्पेस एंड टेक में क्या था। निसार के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये पहली ड्यूल फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट है इन दी वर्ल्ड, नासा के साथ। सोच रहे हैं पहली ड्यूल फ्रीक्वेंसी, कौन कौन सा ड्यूल है आपको पता है, L बैंड S बैंड, मैंने अभी समझा है। L बैंड किसका है आपको पता होना चाहिए, S बैंड किसका है वो पता होना चाहिए। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है एडवांस्ड रडार इमेजिंग कैपेबिलिटी, वो भी समझा दिया क्या क्या करता है। ये एक डेकेड ओल्ड, बोलते हैं ना, एक डेकेड लॉन्ग इंडो US कोऑपरेशन पे बिल्ड हुआ है, राइट। अभी हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से US और इंडिया का रिलेशन इम्पैक्ट हो रखा है ड्यू टू टैरिफ वॉर विच इज़ गोइंग ऑन। तो उसमें कहीं ना कहीं ये एक बीम ऑफ होप के तरीके से काम करता है। इसका अगर हम सेकंड जो हाफ ऑफ क्वेश्चन है वो डिस्कस करता है कि एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजी किस तरीके से इंडिया के सोशल इकोनॉमी, मतलब सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट में, विकास में किस तरीके से मदद करता है। तो वो देखिए किस तरीके से ये रेलेवेंस क्या है इंडिया में। डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद मिलती है, एग्रीकल्चर में मदद मिलती है, वाटर रिसोर्सेज से मदद मिलती है। मतलब मैं इस तरीके से लिख ही देता हूँ कि आप बस पढ़ो, पढ़ के आपको चीज़ें एकदम टू द पॉइंट समझ में आ जाए। क्लाइमेट रिजिलियंस में मदद मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिलेगी, कोस्टल मॉनिटरिंग में आपको हमें मदद मिलेगी। तो इन दोनों में से की पॉइंट्स को उठा करके आप इस आंसर को बहुत आसानी से फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं, GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से कनेक्टेड है। इसमें क्या है इसको मैं समझाता हूँ। ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक क्या होता है। ये ऐसे अर्थक्वेक होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ट्रिगर होते हैं। कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे माइनिंग हो गया, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो गया, डैम कंस्ट्रक्शन हो गया, फ्लूइड इंजेक्शन हो गया, ये सब रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक ट्रिगर हो जाते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है, बेसिक मान लो यहाँ पे आप रह रहे हो, ये एक्स इंसान, इसके नीचे लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक तरीके से क्या है, डिफरेंट प्लेट्स होती हैं। मान लो ये एक्स प्लेट है, ये वाई प्लेट है, तो ये सब एक साथ जुड़ी नहीं है, इनके बीच में गैप्स होता है। तो जब अर्थ मूव करता है तो कभी ये इसके ऊपर जाती हैं, कभी नीचे जाती हैं, तो इससे क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिसे ट्रेमर्स कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे होता है उसी में एपी सेंटर होता है, हाइपो सेंटर होता है। मैं अर्थक्वेक के टॉपिक पे आपको समझा दूंगा, बट अभी के लिए समझिए जब आपस में रगड़ती हैं, फ्रिक्शन होता है, तो उससे बहुत ही एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी धरती पे फील होती है। तो अगर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजास्टर होती है। रिसेंट में टर्की
का एग्जाम्पल था जहाँ पे कितने लोग मारे गए थे, कहीं ना कहीं उसमें अर्थक्वेक का कितना बड़ा रिलेवेंस था, उसी को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, रेक्टर स्केल में कितना था, 4.5 का आया था, फिर 6 का आया था, 8 का आया था, 9 का आया था। तो उसी अर्थक्वेक से रिलेटेड आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है 2004 में अर्थक्वेक आया था 9 रेक्टर स्केल का, उसका इम्पैक्ट इतना हुआ था। तो वहाँ पे अगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा किस तरीके से वो इन्वर्सली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, देखिए मैं कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ, फिर आपको ये बताना है अर्थक्वेक आ सकता है या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रिपीट होने की दोबारा होती है, कितने टाइम गैप पे। अब हम देखते हैं इंडिया स्पेसिफिक एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, ओवर 700 केसेस जो हैं वो ग्लोबली रिकॉर्ड हुए हैं, 150 साल में देखा जाए 700 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं टोटल, किसके, अर्थक्वेक के। तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ शो करता है किस तरीके से इवेंट्स बन रहे हैं अर्थक्वेक के। अब देखो दिल्ली एनसीआर में क्या होता है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इससे क्या होता है, शैलो अर्थक्वेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले मैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन समझा देता हूँ। मान लो ये सरफेस है, यहाँ पे आप रह रहे हो इस पॉइंट पे, इसके नीचे क्या होता है, पानी है, और यहाँ पे क्या है, प्लेट्स है। तो होता क्या है, आप हो ये और यहाँ पे ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, बीच में पानी। लेकिन अगर पानी यहाँ से हट जाएगा, पानी जब हट जाएगा तो उससे क्या होगा, अब यहाँ पे ब्लैंक हो गया, जब ब्लैंक हो जाएगा तो क्या होगा, धरती जो है ये थोड़ी सी जो ऐसे हो रही है वो ऐसे हो जाएगी। तो क्या होगा, जो प्लेट्स हैं और ये जो कनेक्शन है आपके सरफेस का, उसमें जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। जब डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी तो ताली और पास से बजेगी, है ना, और जब इतने पास से बजेगी तो उसे शैलो अर्थक्वेक कहते हैं। तो इसकी इंटेंसिटी बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब एक हल्का सा भी नीचे ट्रेमर होगा, एकदम धड़ाम से तुरंत ऊपर शो हो जाता है। दिल्ली में आप देखते हो ना अक्सर, क्या हुआ, अर्थक्वेक आया भाई, अर्थक्वेक आया। क्यों, रीज़न यही है, क्योंकि शैलो हो रहा है। शैलो क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेशर या फिर जो ग्राउंड वाटर का प्रेशर होता है वो कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है, क्योंकि हमने एक्सट्रैक्शन इतना कर लिया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी, क्या होता है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, कैसे शैलो अर्थक्वेक काम करता है। तो सीस्मिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होती हैं जब वाटर का टेबल स्टेबलाइज होता है। अगेन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट स्टिल अगर वाटर टेबल बहुत स्पीड से रिड्यूस हो रहा है तब सीस्मिक एक्टिविटी या फिर अर्थक्वेक की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर वाटर लेवल स्टेबलाइज हो रहा है तो अपने आप थोड़ी बहुत सीस्मिक एक्टिविटी रिड्यूस भी हो जाती हैं। मार्च टाइम बात करें तो ये अर्थक्वेक ये भी कहीं ना कहीं बहुत रिलेवेंट है। उसका कनेक्शन दिया गया था कोयना डैम से, क्योंकि जब भी कोई डैम बनाया जाता है प्रेशर बहुत क्रिएट करता है। यहाँ पे वाटर जो इतना स्टोर होता है वो धरती पे प्रेशर डालता है। प्रेशर डालने की वजह से भी जो प्लेट्स होती हैं उन पे प्रेशर भी, तो वही सिंपल हो गया ना, कुर्सी बैठोगे दबेगी ना थोड़ी सी। तो अगर पूरा का, लेकिन अगर आप इसीलिए बोलते हैं कि सरफेस एरिया बहुत फैला दोगे, अगर आपने जैसे बोलते हैं ना 1 किलो डंबल उठाया, डंबल उठा के आपने यहाँ पे रख दिया अपने ऊपर, तो नहीं पता लगेगा, मतलब तो भारी लगेगा एक्चुअली में। लेकिन उसी 1 किलो डंबल का वेट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करके उतना प्रेशर और वेट भी उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन यही डैम में होता है। डैम में जब रिवर फ्लो कर रही होती है अपनी नॉर्मल नेचुरल फॉर्म में होती है, वो अपने बोलते हैं ना एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन जब स्टोर कर दोगे तो वेट एक ही जहाँ पड़ेगा धरती पे, तो नीचे दब जाती हैं प्लेट्स, जिसकी वजह से अर्थक्वेक के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुल्लापेरियार डैम केरला में, यहाँ भी सीस्मिक एक्टिविटी बढ़ी थी अर्थक्वेक प्रोन जोन होने की वजह से। तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक रिलेवेंस को शो करती हैं। कोई चीज़ एक्सेसिव लेवल पे होगी तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव कभी नहीं होने जा रहा है। एक्सेसिव विल ऑलवेज लीड टू निगेटिव आउटकम। ठीक है, अब अगेन ऐसा नहीं है कि अगर वाटर टेबल रिड्यूस होगा तब अर्थक्वेक बढ़ेगा, वाटर टेबल बढ़ेगा तब भी हो सकता है अर्थक्वेक। यही चीज़ देखो रेन इंड्यूस में क्या हुआ था, अगर कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और पानी अंदर अंदर जाता जा रहा है तो क्या होगा, वाटर टेबल ज़्यादा हो जाएगा, ओवरलोड होगा, ओवरलोड होने के बाद प्लेट ही दबेगी, उसके बाद और ख़त्म, फिर तो और दिक्कतें हो जाएंगी। तो आप समझ रहे हैं, एक्सेसिवनेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड। अब देखते हैं की रिस्क क्या है। आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन क्यों है, कैसे है, वो बता दिया मैंने आपको। जो डैम्स बने होते हैं बहुत ही पुअरली प्लान्ड होते हैं, जिससे अर्थक्वेक ट्रिगर हो जाते हैं, बहुत प्रेशर पड़ता है। ठीक है, जो एक्सट्रैक्शन होता है उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, जो सीस्मिक रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं उससे आप लोग को पता है, मतलब क्या होता है, माइनिंग से बड़े बड़े बम के विस्फोट करते हैं। जैसे कोल माइनिंग होती है, वहाँ पे क्या यही तो कर रहे हैं जनरली, इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो जाता है। क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर मेल्ट होने से क्या होता है, ग्लेशियर जब मेल्ट होगा तो पानी की जो बोलते हैं ना, पानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पे फ्लो करेगा। जब पानी ज़्यादा फ्लो करेगा तो उससे क्या होगा, वेट बढ़ेगा अर्थ के ऊपर। जब वेट बढ़ेगा तो वेट बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा धरती के ऊपर। तो
कभी कभी पॉपुलेशन ओवरलोड भी इम्पैक्ट करती है। अगर आपके पास यहाँ 100 लोग खड़े हैं, लेकिन 100 लोगों को उठा करके आप टोटल 2 एकड़ में फैला दोगे तो बहुत नॉर्मल। लेकिन हाँ, अगर इन्हीं 100 लोग को उठा के बोलो भैया आपको 100 लोगों को 200 स्क्वायर फीट में खड़े होना है, तो 100 लोगों का अगर वेट, नॉर्मल एवरेज वेट एक का 80 लेके चलो, तो 80 मतलब कितना हो गया, 800 किलो वजन एक ही जहाँ धरती पड़ेगा। तो यहाँ पे बात 800 नहीं, यहाँ पे बहुत 8-8 हज़ार किलो टन कितने सारा वेट पड़ता होगा जब डैम बनता होगा। तो इन्वर्स इम्पैक्ट होना तो बहुत ही जायज़ उस चीज़ का। ठीक है, तो ये एक बेसिक मतलब था इन चीज़ों का। अब इसमें साइंटिफिक इंसाइट क्या है। अर्थक्वेक जनरली फॉल्ट लाइन पे होता है, मैंने आपको बताया जो प्लेट्स होती हैं आपस में रगड़ती हैं। लिखा सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि आपको एक बार पढ़ो तो समझ में आए, अगर बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। प्लेट्स में जब डिफॉर्मेशन होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक्सेलरेट कर देती हैं। और क्या एक्सेलरेट करती हैं, जो नेचुरल टेक्टोनिक प्रोसेस होता है, या फिर पोस्टपोन कर देती हैं, दोनों चीज़ होता है उससे। ठीक है, रिकमेंडेशंस क्या है। रिकमेंडेशन साइंटिफिक रेगुलेशन होना चाहिए डैम ऑपरेशन का। जो बड़े बड़े डैम्स हैं साइंटिफिक सिस्मिकली एक्टिव एरियाज जैसे हिमालयाज में हैं, वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हिमालयन रीजन ऑलरेडी प्रोन है किसमें, अर्थक्वेक का रीजन। क्यों प्रोन है, क्योंकि वहाँ पे प्लेट्स है। आपको ये टेस्ट करना है कौन कौन सी प्लेट्स कनेक्ट करती हैं, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, कौन सी प्लेट है ये आपको खुद सर्च करना है। ठीक है, और जब वहाँ पे कौन सी प्लेट है, 3 टाइप की प्लेट्स होती हैं। कन्वर्जन प्लेट होती हैं, मतलब प्लेट्स आपस के पास आ रही हैं। डाइवर्जन मतलब प्लेट्स दूर जा रही हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब आपस में घिसावट हो रही है। ठीक है, किससे ज़्यादा नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें क्या है। जब मैं कोई पार्ट बोलूँ आप उसको पढ़ लिया करो एक बार, उससे आपको अच्छा खासा आइडिया मिलेगा। और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन मैटर कर हमें अच्छे से मैनेज करना होगा, जिससे ये सीस्मिक रिस्क कहीं ना कहीं कम हो सके। कंक्लूजन एक बार पढ़िए। अगेन कंक्लूजन यही है कि अर्थक्वेक इंटेंसिफाई ह्यूमन एक्शन से होता है, और उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर असेसमेंट डेटा होना चाहिए, जिससे डेवलपमेंट प्लानिंग कर सकें। वाटर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को एक प्रॉपर तरीके से हमें मॉनिटर करना होगा, जिससे ह्यूमन इंड्यूस्ड डिसास्टर कम हो सके। अब इस आर्टिकल को आप कनेक्ट करिए निसार से। कैसे कनेक्ट कर सकते हो, निसार में क्या हम प्रॉपर तरीके से एल बैंड और एस बैंड का यूज़ करके ये नहीं पता कर पाएंगे कि यहाँ डैम कितना इम्पैक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर पाएंगे। इस तरीके से आप साइंस एंड टेक को कनेक्ट करते हैं डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इससे कनेक्टेड क्वेश्चन जो आया था जीएस पेपर 3, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक्स अपीयर्स टू हैव इंक्रीज्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, हाउएवर इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर दिस मिटिगेटिंग देयर इम्पैक्ट हैज सिग्निफिकेंट गैप। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थक्वेक के जो इंसिडेंट्स है वो इंक्रीज हुए हैं सर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो आपको ये नहीं बोलना यस सर इट हैज़ इंक्रीज, नहीं, यस सर नहीं, आपको ये सब लिखने होंगे कि हाँ क्यों इंक्रीज हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में, महाराष्ट्र, मुल्लपरियर, पालगढ़, ये सब क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने डालें ताकि आप इसको लिख सको यहाँ पे। ठीक है, राइजिंग फ्रीक्वेंसी कैसे है, ग्लोबली भी बढ़ रखी है। फिर आप वहाँ पे लिख सकते हैं 700 150 साल में। तो आप नोटिस करिए, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से आप आर्टिकल के की पॉइंट्स को निकाल के समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडिया में गैप्स क्या है तैयारी में, प्रिपरेशन की तैयारी में क्या, जैसे बोलते हैं ना व्हाट इज़ द गैप इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो आप बोलोगे सर मुझे पीवाईक्यू समझ में नहीं आता, पीवाईक्यू से कैसे क्वेश्चन उठते हैं वो नहीं समझ में आता। फिर बोलोगे मुझे मेंस आंसर राइटिंग नहीं आती है। ठीक है, बहुत जल्द, मतलब कई बार ये भी रिक्वेस्ट हुई कि मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर, तो नेक्स्ट मंथ ही आई ट्राई कि आपके लिए बहुत ही होलिस्टिक लेवल पे मैं कुछ मेंस आंसर राइटिंग के लिए स्टार्ट करूं। ठीक है, जैसा भी होगा वो मैं आपको कन्वे कर दूंगा। ठीक है, कोई भी अभी भी रेगुलेशन डैम की फिलिंग एम्प्टिंग पे नहीं है इंडिया में अभी भी। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब ये होता है जो यूनिफॉर्म स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट में पानी चाहिए खोल दे रहे हैं, नहीं चाहिए मतलब घर की खेती है ना, निकाले फेंक दिए, फिर पकड़े फिर फेंक दिए, ऐसा चल रहा है। तो एक यूनिफॉर्म लेवल पे नहीं है। लेकिन यूएसए में एक प्रॉपर लेवल पे, यूएसए में डिसाइडेड है कि भैया एक डैम में कितनी कैपेसिटी में रहेगा एक सर्टेन टाइम पे, एक सर्टेन टेम्परेचर पे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक गैप को दिखाती है हमारी तैयारी में डिजास्टर को रोकने के लिए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं नहीं है उतनी ज़्यादा। हमारा जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है अनकंट्रोल्ड है भैया। घर में बोलते हैं ना एक बार जिसके समरसेबल लग गया तो क्या है, अरे निकालते रहो पानी, अपना घर का है पूरा मामला, बहुत वेस्टेज होता है। ठीक है, डैम का हाई रिस्क जोन में बनना वो सब ऑलरेडी समझा दिया मैंने आपको। जो सीस्मिक नेटवर्क है वो भी प्रॉपर हमारे पास नहीं है। लेकिन अब खुद देखिए, जब निसार का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होगा तो हमारा ये नेटवर्क बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगा। राइट, चलिए अब की रिस्क एरियाज ये भी आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको ऑलरेडी समझा दिया गया। गैंगेटिक प्लेन हाई ग्राउंड वाटर स्ट्रेस इस पे होता है, अगर यहीं पे डैम भी बनेंगे तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा हो जाएगा। वेस्टर्न घाट, हिमालय रीजन, ये सब क्या है, ये रिस्क एरिया है। नीड क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। डैम देखिए यहाँ पे क्या है, नीड तो समझाइए मैंने आपको,
रिकमेंडेशन ही नीड होती है, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ सिर्फ क्वेश्चन के रेफरेंस में है। सीस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर अवॉइड करना चाहिए, और जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं उनका असेसमेंट होना चाहिए कि अगर एक प्रोजेक्ट बन रहा है तो इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे कितना होगा, और इम्पैक्ट अगर होगा उससे कुछ नुकसान होगा, किसी को दिक्कत होगी तो कौन उसको देखेगा, एनवायरनमेंट रिलेटेड, वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले असेसमेंट कौन उसे करता है, आपके दिमाग में आ जाए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। उसी से कनेक्टेड आपके दिमाग में आना चाहिए कि किस तरीके से अभी जो पुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था उसमें क्या एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है, पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक्चुअली क्या हो रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 13,000 ट्रीज जब गिरेंगे उसमें तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, ओलिव रिडली पे इम्पैक्ट होगा, जो वहाँ पे आपका बर्ड फ्लाईवे है उस पर इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सिर्फ एक रिव्यू है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। चलो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जनरेटिव एआई के ऊपर एंड कॉपीराइट लॉस जो इंडिया में है, ठीक है। ये लीगल अनसर्टेनिटी है और इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशन, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अगेन जीएस पेपर 3 आपका कनेक्टेड आर्टिकल है रिगार्डिंग साइंस एंड टेक। जो इसके पहले डिजास्टर वाला बताया आपको, अर्थक्वेक वाला, वो जीएस पेपर 1 के लिए भी रिलेवेंट है। वहाँ पे अर्थक्वेक स्पेसिफिक लिखा हुआ है, अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे होता है। मैंने आपको इसीलिए कहा, जब मैंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कही वो जीएस पेपर 1 के लिए था, और जब मैं आपको समझा रहा था उसका इम्पैक्ट डिजास्टर को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, वो जीएस पेपर 3 के लिए उसी समय रेलेवेंट, मतलब बहुत ही ओवरलैपिंग है। तो यू डोंट हैव टू स्टडी इन आइसोलेशन कि नहीं ज्योग्राफी अलग पढ़ रहा हूँ, डिजास्टर अलग पढ़ रहा हूँ, कनेक्टेड है दोनों, यू कैन नॉट आइसोलेट। अगर ज्योग्राफी नहीं होगी, ना हिस्ट्री होगी, ना इकोनॉमिक्स, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि इश्यूज़ क्या हैं। पहला तो इशू ये है कि जो जनरेटिव एआई मॉडल्स होते हैं क्या वो कॉपीराइट लॉस को वायलेट करते हैं। अब एआई क्या करता है जनरली, कल भी आपको, परसों भी एआई के ऊपर आर्टिकल था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, एक आर्टिफिशियली दिमाग बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, हम अपने दिमाग को कैसे गेन करते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं हमारा दिमाग हो गया। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन होती है जिसके अंदर में डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स को उसके दिमाग में डाल दिया जाता है, दिमाग डाल के वो प्रोसेसिंग कर लेता है, ठीक है। बहुत एक्सटेंसिव डेटा को डाला जाता है इन शॉर्ट। तो क्वेश्चन ये खड़ा हो रहा है कि भाई साहब यहीं पे मान लो एक कॉपीराइट बुक है, कॉपीराइट बुक को उठा करके इसके दिमाग में डाल दिया गया, तो एक तरीके से ये ऑलरेडी ये एक्स ऑथर ने लिखी हुई है। तो अब एक्स ऑथर ने लिख दी तो क्या ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होगा। जनरली ये होता है, अगर आप एक ह्यूमन हो तो आपने अगर दूसरे की किसी चीज़ को कॉपी कर लिया है, दूसरे का किसी भी तरीके से कंटेंट कॉपी कर लिया है, तो क्या होता है, आपके ऊपर केसेस चलते हैं। लेकिन अब एआई के ऊपर क्या केस चलाओगे, ये क्वेश्चन उठता है नहीं उठता। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करती है कि जो आपका जनरेटिव एआई मॉडल है क्या उसके वो कॉपीराइट लॉस को वायलेट करता है। अगर कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि कॉपीराइट है, कॉपीराइट मतलब किसी एक इंसान के नाम रजिस्टर्ड है, अगर उसको, उस कंटेंट को आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिमाग में डालोगे, इसे ट्रेन करोगे, तो ये तो एक तरीके से फिर उस इंसान का रह ही नहीं गया। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर डिबेट चल रही है। उसी से कनेक्टेड एआई समिट भी आप नोटिस करेंगे होने जा रही है 2026 में, जहाँ पे इंडिया डेटा गवर्नेंस के ऊपर बात करेगा, एआई गवर्नेंस के ऊपर बात करेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। बट अगर ग्लोबल स्टेटस की बात करें तो ये चीज़ अभी भी अनसेटल्ड है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें कॉपीराइटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों को नहीं पता चलता कि भाई एआई कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर इस तरीके से एआई को एक्सक्लूड करेंगे, नहीं एआई को हम कॉपीराइट वाली चीज़ें नहीं डालेंगे उसके दिमाग में, अरे भाई कैसे डिसाइड करोगे, एआई तो एक मशीन है ना, उसके दिमाग में एक बार, उसके माइंड में कुछ भी एक बार चीज़ जाएगी तो वो चली गई। अब उसकी प्रोसेसिंग करके वो अगले 100 लोगों के दिमाग में वो सारी चीज़ें डाल देगा, है ना। तो अगर हम ग्लोबल स्टेटस बात करें तो अभी भी अनसेटल्ड है मामला, ठीक है। ये कहा जा रहा है भाई साहब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फेयर यूज़ करो, ठीक है, फेयर यूज़ करो, ये नहीं होना चाहिए, फेयर यूज़ के लिए इन्फ्रिंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब जो ओनर, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जो एआई जनरेटेड कंटेंट है इस पे ओनरशिप किसकी है। अब यहाँ ओनरशिप के लिए एक एक्स का कॉपीराइट कंटेंट इसके दिमाग में डाला गया, वाई का डाला गया, ये डाला किसने, जेड ने डाला। तो एआई को थोड़ी मतलब है एआई कितना पैसा अर्न कर रहा है, लेकिन एआई को बनाया जिसने, जेड इंसान ने, क्या ये ओनर कहा जाएगा, क्योंकि इसने तो कुछ किया ही नहीं, सारा काम तो एआई ने किया। तो क्वेश्चन अभी भी उठता है कि भाई साहब कौन ओनर रहेगा। हर एक कंट्री में ये एक डिस्कशन चलता रहता है। लेकिन एक चीज़ कही गई है कि भाई साहब जो पायरेटेड कंटेंट होते हैं, ठीक है, पायरेटेड इन द सेंस मतलब जो ऑथेंटिक तरीके से नहीं आया, जैसे एक बुक है और पब्लिकेशन मान लो उसका एक मान लो यही है, पायरेटेड क्या होगा, मान लो ये मैंने आपके लिए कोर्स बनाया हुआ है और टेलीग्राम में जाकर के आपको यही कोर्स वो पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पायरेटेड। तो जो इंटरनेशनल लॉ है, इवन दो जो सुप्रीम वहाँ का यूनाइटेड स्टेट का सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा है कि भाई साहब आप पायरेटेड डॉक्यूमेंट का यूज़ मत करो इसको ट्रेन करने के लिए। जिसका अगर कॉपीराइट वाला कर रहे हो तो बता दो इंसान को भैया हमने ये ऐसे ऐसे ट्रेन किया है। तो अभी भी ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि एक हार्मोनाइज्ड ग्लोबल फ्रेमवर्क नहीं एग्जिस्ट कर रहा है,
ठीक है। और जो कोर्ट, यूएस कोर्ट की रूलिंग थी वो क्या थी, उन्होंने कहा है कि एंथ्रोपिक केस कहीं ना कहीं होता है। एंथ्रोपिक केस मतलब क्या होता है कि जो पायरेटेड मटेरियल है उस पर ट्रायल होगा, लेकिन अगर आपने किसी भी कॉपीराइटेड वर्क कर रखा है तो उसे ट्रांसफॉर्मेटिव कहा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई साहब नहीं आपने वायलेशन कर दिया है, इट इज़ फाइन, ठीक है। यूएस इस चीज़ को मानता है। अब मेटा केस में भी थोड़ा डिफरेंट चलता है कि भाई साहब जो, अब मेटा क्या करता है, आपने नोटिस किया होगा, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो वहाँ पे आपके एल्गोरिथम को ट्रैकिंग होती है, ठीक है। कौन कर रहा है, एआई कर रहा है। उसमें से आपके डेटा को कलेक्ट कर रहा है, डेटा को कलेक्ट करके आप अपने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आप तो आइडिया, लेकिन बड़े बड़े ऑथर्स अपनी आइडियाज़ को शेयर करते हैं, तो एआई ट्रेन कर रहा है। ट्रेन करना, तो ये क्वेश्चन उठता है क्या ओरिजिनल मार्केट हार्म हो रही है। एक एक्स नाम के बहुत अच्छा ऑथर है, दूसरा वाई नाम का बहुत क्लासिकल ऑथर है, फिर जेड नाम का बहुत ही एक्शन वाला ऑथर है, तीनों की बुक को उठा करके इसने अपने दिमाग में ट्रेन कर लिया मेटा ने। तो अब क्या ये एक तरीके से ओरिजिनल मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये तो हाइब्रिड हो गया तीनों का ना। अब जो डेटा देगा वो एक्सट्रॉर्डिनरी लेवल पे होगा XYZ से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रखी जा रही है भाई, फेयर यूज क्वालिफाइड है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक अनस्टॉपेबल, यू कैन नॉट स्टॉप इट, ठीक है। लेकिन फिर भी जजेस ने कहा कि आप अपना रेवेन्यू शेयर करिए, ठीक है। किसके साथ, कंटेंट क्रिएटर के साथ। आपने आइडिया लिया तो है ट्रेन करने के लिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का हिस्सा आप एक्स को नहीं दोगे, आपको दे दो हिस्सा उसको भी, जितना भी आप कमाओ। बट अगेन ये सब कहने में, बोलने में, बोलते हैं ना, वो अच्छा लगता है, लेकिन इट साउंड्स गुड, बट प्रैक्टिकल लेवल पे कौन रेवेन्यू शेयर करेगा, पता कैसे चलेगा किसका कितना डेटा यूज़ हो रहा है 10 लाइन आई हुई, 10 लाइन बोला, पहली लाइन ना एक्स की है, पहली लाइन पे 10 रुपये हुआ। आप सोचो कितना फनी साउंड कर रहा है। तो ये बस केस निपटाया गया था, राइट। चलो, इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए क्या है, क्या इंडिया में अभी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके कॉपीराइट लॉ है? आंसर इज नहीं। अभी भी कॉपीराइट 1957 में एक्सक्लूसिव राइट देता है कंटेंट क्रिएटर्स को। तो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कंटेंट क्रिएटर है ही नहीं, ये तो कंटेंट क्रिएटर के डेटा को दिमाग में डालता है, प्रोसेस करके एक थर्ड पार्टी कंटेंट बना दे रहा है ना। तो वो कहता है, जो कॉपीराइट एक्ट 1957 ने कहता है, वर्क्स को प्रोटेक्ट करता है कि बिना किसी की परमिशन के अगर उसे इन्फ्रिंजमेंट अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर केसेस होंगे। लेकिन अगर आप एआई से कर रहे हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं इम्पैक्ट होती ना उतना ज़्यादा। तो इंडिया अभी बिलीव करता है जो हमारे करंट लॉज हैं सफिशिएंट है, लेकिन अभी भी एआई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब कंक्लूजन यही है, कोर्ट कहीं ना कहीं फेयर यूज़ को सपोर्ट करता है ट्रांसफॉर्मेटिव एआई ट्रेनिंग में। अगेन वही सेम चीज़ हो रही है कि आप फेयर यूज़ करो, ये ना करो कि आप बस पायरेटेड डॉक्यूमेंट का यूज़ कर रहे हो और फिर आप दिक्कत में डाल रहे हो उस ओरिजिनल क्रिएटर को लेके। आपने सुना होगा एक गिबली आर्ट करके देयर वाज समथिंग, बहुत ट्रेंड चल रहा था। गिबली आर्ट में क्या था, वो एक ऐसे कार्टून टाइप में कुछ पिक्चर पता नहीं क्या बना दे रहे थे वो, ठीक है। तो उसमें क्या पड़ रहा था, उसमें जो गिबली आर्टिस्ट होते हैं दे वर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा भाई हमारा तो पूरी एम्प्लॉयमेंट ही चला जाएगा फिर, क्योंकि सेकेंड्स में बना दे रहा है, वो बनाने में एक्चुअली बहुत समय चलता है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई करंट सिचुएशन में क्या बोला जा रहा है, इट विल कंज्यूम एम्प्लॉयमेंट। तो यही एक कारण है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलेवेंट है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि ट्रंप ने क्लेम तो किया है कि हमने वॉर एंड कर दी है, ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट थ्रेट जो था वो हमने एंड कर दिया, लेकिन अभी भी टेंशन जो है वो हाई रिमेन होते हैं, ठीक है। अगर यूएस इजराइल वॉर होती है ईरान के साथ तो कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया पूरी तरीके से डीस्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर वेस्ट एशिया डीस्टेबलाइज हो गया तो इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक थ्रेट देखा जाए तो एनर्जी इंपोर्ट जो वेस्ट एशिया से होता है इंडिया का, वो इम्पैक्ट हो जाएगा, है ना कहीं जो हमारे ऑयल सोर्सेज हैं वो अब फिर हम पे रिलाई करने पड़ेंगे यूएस के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर हमने डिस्रप्शन हुआ वेस्ट एशिया में तो हम तो फोर्स हो जाएंगे, हम पे प्रेशर पड़ेगा, हमें ऑयल चाहिए तो हम वहाँ से ऑयल लेंगे जहाँ से यूएस से फिर पुश करेगा, है कि नहीं। तो इससे ऑटोनॉमी हमारी खत्म होने के खतरे पे आ जाएगी। स्ट्रैटेजिक सेटबैक भी कहीं ना कहीं होगा। अभी करंट जो ईरान का रिजाइम है वो इंडिया को सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं, इसी वजह से तो वहाँ पे इतना सही सब कुछ चल रहा है। इंडिया विजन करता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है। अगर वॉर होगी तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। और जो यूएसए है वो यूनिपोलर डोमिनेंस की तरफ जा रहा है, कह रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अरे भैया पहले कौन सा नशा करके आके तुम ग्रेट बना रहे हो, पहले खुद को तुम समझो क्या इंसान हो। इस तरीके से ग्रेट कभी कुछ नहीं बनता जो सिर्फ और सिर्फ धमकी पे या फिर एक बोलते हैं ना अपनी खुद की पावर को, डोमिनेंस को शो करके काम हो। तो मैंने आपको समझाया भी था यूएस किस तरीके से यूएस प्रॉब्लम फेस कर रहा है, रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर चीज़ें मैंने समझाई थी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी वो। फिर मल्टीपोलैरिटी और यूनिपोलैरिटी मतलब क्या होता है। मल्टीपोलैरिटी सिंपल मतलब होता है जब हम
अलग अलग लोगों की ऑटोनॉमी की रेस्पेक्ट करें। मतलब ए है भैया चलो आप भी हो, बी है चलो आपकी राय भी, सी है तो तीनों लोग आपस में डिस्कस करके एक डी चीज़ निकाल। लेकिन यूनिपोलर में ए ही बोल रहा है, बी तुम्हें मेरा मानना होगा, सी तुम्हें मेरा मानना होगा। इंडिया के पास एक अच्छी खासी एक्सेल इंसान है ना, बहुत ही आप ये समझ सकते हो वो उस सक्सेसफुल है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को हैंडल और टैकल करने में, ठीक है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी इन्वर्स भी हो सकती है जब यूएसए, इजराइल और ईरान में कुछ अगर टसल होता है। लेकिन जो यूएसए का प्रेशर है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं यूएसए चाहता है इंडिया पूरी उसकी तरफ हो जाए, लेकिन इंडिया कभी ऐसा करेगा भी नहीं, है ना। और अगर वेस्टर्न मीडिया बहुत अगर की बात की जाए तो वेस्टर्न मीडिया इंडिया को क्या देखता है, वो कहते हैं भाई साहब इंडिया ना ट्रस्ट करने के काबिल ही नहीं है, कभी रशिया की तरफ ढरंग जाता है, कभी चाइना की तरफ ढरंग जाता है। तो भैया ढरंगता नहीं है, रीज़न ये है कि हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत है, हमारे पास सब कुछ सेल्फ फुलफिल्ड नहीं है। हमारी एक चीज़ रशिया से आ रही है, दूसरी चीज़ चाइना से आ रही है, तीसरी चीज़ ईरान से आ रही है। अब किसको दुश्मन बनाए किसको दोस्त बनाए ये तो पता ही नहीं है ना। तो इस वजह से हम सबको दोस्त बना के चलते हैं। हम लोग विश्वास किस में करते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रोपोगेट किया था। हम लोग विश्वास करते हैं गुजराल डॉक्ट्राइंस में, जो बोलता है कि जो अपने से छोटे हैं उनकी मदद करो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब कहीं ना कहीं इंडिया को एक डिप्लोमेसी को और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। और इसका पाथ फॉरवर्ड क्या है, पीस और रेस्ट्रेंट को अच्छे से वो करना, मल्टीपोलैरिटी को और ज़्यादा प्रमोट करना। इंडिया का जो न्यूट्रल इंस्टेंस है वो कहीं ना कहीं उसको लेवरेज भी देता है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल कंक्लूजन है इस चीज़ का कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है इंडिया की वो रखना इंडिया के लिए ज़रूरी है। और स्टिल स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी खुद की जो हमारी खुद की सेल्फ पावर है वो रखने के साथ मल्टीपल ग्लोबल ऑर्डर जो है उसको भी पुश करना होगा। अगर एक इंसान की ऑटोनॉमी हो गई तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। चलो ये लास्ट आर्टिकल है, व्हाट इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वोट। ऑलरेडी ये मैंने समझा दिया प्रीवियस आर्टिकल में, आपको सिर्फ अगेन एक बार 26 वाला आप खोल लीजिएगा जून का, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। राइट टू वोट के बारे में स्टिल बता देता हूँ, राइट टू वोट आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज़ की मेंशनिंग नहीं की गई है राइट टू वोट वाला, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये चीज़ लाई गई है। तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डिसीजन दिया है, कुछ कह रहे कभी कहा नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फिर कह रहे हैं लीगल राइट है, जो भी राइट है, ठीक है। तो इसके रेफरेंस में अभी तक कोई कंसेंसस नहीं है, बट एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं कहा। इन फ्यूचर अगर राइट टू वोट बोल दे तो अलग बात है, क्योंकि राइट टू वोट के अंदर जो अपील होती है वो ये कही जाती है कि भैया आर्टिकल 19(1) आपका जो आता है वहाँ पे एक सेक्शंस होते हैं ABCD, तो वहाँ पे बोला जाता है जब आपके पास हक हो अपनी आवाज़ उठाने का, तो एक्सप्लिसिटली आप आवाज़ तो नहीं उठाते हो ना वोटिंग में जाके बोलते हो हम इसको वोट कर, लेकिन इम्प्लिसिटली हम यही कर रहे हैं ना, वोट डाल रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि 19(1) के अंदर फंडामेंटल राइट होना चाहिए, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी क्या आपको दिख रहा है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। इसी से कनेक्टेड 4 से 5 बार क्वेश्चन भी उठे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर्टिकल को समझ सकते हैं। आई होप आपको मदद मिली होगी जो मैंने पूरी तरीके से आपको समझाया। एंड अगेन जो कोर्सेज के बारे में मैंने चीज़ें बताई, इट इज़ नॉट समथिंग कि आपको लेना ही लेना है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, देन अगेन यू कैन चेक इट आउट। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग।